गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि पूरा एसएसटी हम लोग कंप्लीट एसएसटी को हम लोग क्वेश्चन और आंसर वाइज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। और कल हमने एक क्वेश्चन आपको बताया भी था। क्वेश्चन था आपका, इन व्हाट डिफरेंट वेज आर वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड आर डिसएडवांटेजेस इन इंडिया। इंडिया में कौन किस किस तरीके से वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि उनके साथ एजुकेशन की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए उनके अंदर लिटरेसी रेट क्या है, कम है। उनको अच्छी जॉब में नहीं प्रेफर किया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें हम अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। और अनइक्वल वेजेस उनसे हम लोग काम तो ज़्यादा करवाते हैं, बट उनकी पेमेंट पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को पेमेंट कम किया जाता है। प्रेफरेंस फॉर सन्स, इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस सन को दिया जाता है इस तरीके से। और वायलेंस और इनसिक्योरिटी, और जब भी कभी देखते हैं हम लोग वुमेन्स को क्या फेस करना पड़ रहा है, हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट की जाती है उनके साथ, उन्हें मारा जाता है, उन्हें जला दिया जाता है और उनको उल्टा सीधा बातें कही जाती हैं, उनको फिजिकली और मेंटली हरासमेंट किया जाता है। एंड अदर क्राइम्स, उनके साथ ढेर सारे अदर अलग अलग तरीके से क्राइम होता है, विच मेक दियर लाइफ अनसेफ। इन सब की वजह से, इन सारे डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से उनकी लाइफ क्या है, अनसेफ है। और कंक्लूजन में हमने क्या देखा, टू गिव वुमेन इक्वल स्टेटस सोसाइटी मस्ट बी चेंज इट्स थिंकिंग। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी थिंकिंग को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। उन्हें अच्छा एजुकेशन देना होगा और उन्हें सेफ्टी देनी होगी और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं लिव अ बेटर लाइफ एंड इक्वल लाइफ। एक बेटर लाइफ जीने के लिए और एक इक्वल लाइफ जीने के लिए सब कुछ डिपेंड करता है हमारी मेंटालिटी के ऊपर। सो प्लीज चेंज योर मेंटालिटी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, हाउ इज जेंडर डिवीजन अंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी। जेंडर डिवीजन को किस तरीके से अंडरस्टूड किया जाता है इंडियन सोसाइटी में। तो जेंडर डिवीजन को किस तरीके से इंडियन सोसाइटी समझती है, अंडरस्टूड मतलब समझना। हाउ डज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प, कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी पॉलिटिकल एक्टिवनेस कैसे हेल्प करता है टू इम्प्रूव वुमेन्स लाइफ इन पब्लिक लाइफ, वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। वुमेन का जो रोल है उसे कैसे पब्लिक लाइफ में इम्प्रूव किया जा सकता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी पॉलिटिकल एक्टिवनेस के जरिए। जहाँ मोबिलाइजेशन लिखा है वहाँ एक्टिवनेस भी लिखा जा सकता है। तो हमने इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है बच्चों। क्या इंट्रोडक्शन दिया है, जेंडर डिवीजन मीन्स डिवाइडिंग रोल बिटवीन मेन एंड वुमेन। जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है उसका मीनिंग, कि जेंडर डिवीजन का मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, उनके रोल्स को, मेल और फीमेल्स के रोल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। मेन और वुमेन के रोल को डिवाइड करना ही वास्तव में क्या कहलाता है, जेंडर डिवीजन कहलाता है। और इन इंडिया में दिस डिवीजन इज सोशली क्रिएटेड एंड नॉट नेचुरल। और इंडिया में ही नहीं, अगर जेंडर डिवीजन कहीं भी है तो वो नेचर ने उसे नहीं डिवाइड किया है, उसे हमने खुद डिवाइड किया है। और अगर हमें जेंडर डिवीजन को समझना है तो हम लोग उसके बारे में हमने हेडिंग डाली क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देयर आर 3 पॉइंट टू अंडरस्टैंड जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो
देयर आर 3 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड जेंडर डिवीजन, यहाँ आपने डैश मारा और पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी आपने कर दिया। आवर सोसाइटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड सोशल जेंडर डिवीजन, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे समाज ने ही जेंडर डिवीजन को लाया है, यह नेचुरल नहीं है। हमने पॉइंट को कहाँ से उठा लिया? इंट्रोडक्शन से ही हमने पॉइंट को उठा लिया। और दूसरी चीज, जेंडर डिवीजन के अंदर बेसिकली है क्या? सोसाइटी बिलीव्स, हमारा समाज ये बिलीव करता है, विश्वास करता है, मेन शुड वर्क आउटसाइड, अगर बाहर का काम है तो उसे कौन देखेगा? मेल देखेगा, पुरुष देखेगा। एंड वुमेन शुड डू हाउस होल्ड वर्क, महिलाएं घर का काम देखेंगी, बच्चों को संभालेंगी। यहाँ आप टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन ये भी लिख सकते हैं, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन। तो यानी घर के जो सारे काम हैं उसे महिलाएं देखेंगी, बाहर के जो सारे काम हैं उसको पुरुष देखेंगे। ये जेंडर डिवीजन का क्या है? एक बेसिक जो प्रभाव है, इफेक्ट है, ये आपको देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जेंडर डिवीजन का बेसिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि आउटसाइड वर्क कौन देखेगा? मेल देखेंगे। एंड इनसाइड वर्क या हाउस होल्ड वर्क्स कौन देखेगा? चिल्ड्रन को टेक केयर कौन करेगा? तो वो महिलाएं करेंगी। ये उसका मेन इफेक्ट देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट की वजह से वुमेन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ पैट्रियार्की। इस डिवीजन की वजह से महिलाएं क्या फेस करती हैं? डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है। एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ पैट्रियार्की, और वो बेचारी विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम मतलब सताए गए लोग, विक्टिम्स बन जाते हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी के, यानी पुरुष प्रधान सोसाइटी के ये विक्टिम्स बन जाते हैं। और फिर सेकंड मेन हेडिंग हम लोग क्या डाल सकते हैं इसमें? हाउ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प्स वुमेन, किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिवनेस वुमेन्स की हेल्प कर सकती है, महिलाओं की हेल्प कर सकती है। तो किस तरीके से हेल्प कर सकती है, आइए देख लिया जाए। इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं। क्या क्या है वो पॉइंट्स? पॉलिटिकल पार्टीज शुड मेक पॉलिसीज टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल एक्टिवनेस के अंदर सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट किसको देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वुमेन्स को देंगे, महिलाओं को देंगे, जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अगर यदि पॉलिटिक्स में उनका इंक्रीजमेंट होता है, उनका पार्टिसिपेशन अधिक होता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पॉलिटिक्स में एक्टिवली वुमेन पार्टिसिपेट करती है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सारे डिसीजन कौन लेगा? सारे के सारे डिसीजन इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। सारे डिसीजन कौन लेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। तो अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शन विन करती हैं, तो टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें चांस मिलेगा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। हेल्प्स वुमेन गेन कॉन्फिडेंस, अगर उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, वो कुछ अच्छी बातों को वहाँ पर रख रही हैं और वो चीज़ लोग क्या करते हैं? उसे अमल में लाते हैं, उसे लागू करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और लीडरशिप स्किल इस तरीके से उनकी डेवलप होगी। पॉलिटिकल मूवमेंट्स हेल्प वुमेन अंडरस्टैंड देयर राइट, अगर पॉलिटिकल मूवमेंट्स महिलाओं के लिए होते हैं
तो इससे वो धीरे धीरे अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करेंगी। उनके साथ जो वायलेशन हो रहा है, उनका जो हरासमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, और उनके साथ जो इनइक्वालिटी हो रही है वो जब उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो जाएगा, तो वो अपने राइट्स को धीरे धीरे समझेंगे। अब हमने कंक्लूजन दे दिया। पॉलिटिकल एक्टिवनेस गिव्स वुमेन अ प्लेटफॉर्म टू राइज देयर वॉइस। जो पॉलिटिकल एक्टिवनेस है, इसके माध्यम से महिलाएं अपने आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। रेज दियर वॉइस, अपने आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, और आगे बढ़कर, आगे निकलकर वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दिस हेल्प्स सोसाइटी मूव्स टूवर्ड्स इक्वलिटी। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी मूव करेगी इक्वलिटी की ओर। वास्तव में डेमोक्रेसी का जो मेन थीम है वो हमें मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन का आंसर रियलिटी में अगर आप बार बार वीडियो को देख के 1 से 2 बार और अपने आप लिखने का प्रयास करते हैं तो समझ जाइए आपको फुल मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्सिटी किन किन सेक्टर्स में देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी आपको कास्ट में देखने को मिलेगी, रिलीजन में देखने को मिलेगी, क्लाइमेट में देखने को मिलेगी, रिलीजन में देखने को मिलेगी। मगर यहाँ आपको बेसिकली किस डाइवर्सिटी की बात करनी है, कास्ट की। भारत में विभिन्न कास्ट के, सेवरल कास्ट के लोग रहते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि हमारे कंट्री में जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रभावित करना। तो कास्ट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन इंडियन सोसाइटी। एकदम सत्य है कि भारत में कास्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडियन सोसाइटी को। एंड इट आल्सो अफेक्ट्स पॉलिटिक्स इन मेनी वेज। और अगर हमारी सोसाइटी कास्ट से प्रभावित हो रही है तो हमारी सोसाइटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, किसका, पॉलिटिक्स का। तो अगर सोसाइटी कास्ट से प्रभावित हो रही है, अफेक्ट हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, तो 100% का प्रभाव देखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स में भी कास्ट का रोल दिखेगा। कास्ट टेक्स मेनी फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। और अगर कास्ट का रोल देखें तो कई तरीके से आपको पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल देखने को मिलेगा। क्या रोल देखने को मिलेगा, सबसे पहला, टू सेलेक्ट कैंडिडेट। जब भी कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है तो सबसे पहले देखती है वो कि किस कास्ट का वोट सबसे ज़्यादा है, किस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं। देखो, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो मेन खेल है वो किसका है, वोट का। अब वोट 2 बेसिस पर मिलेगा इंडिया में। किस बेसिस पर, या तो कास्ट की बेसिस पर या पार्टी की बेसिस पर। अब जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति खड़ा हो जाए, वोट में कोई भी कैंडिडेट लॉन्च कर दिया जाए तो वो पार्टी के नाम पे जो वोट मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मगर अब जो भी पार्टी है वो क्या देखती है कि किस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो पार्टी के नाम पे भी वोट पा जाएंगे और कास्ट के नाम पे भी वोट पा जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन सच अ वे दैट डिफरेंट कास्ट गेट रिप्रेजेंटेशन। क्या, कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को इस तरीके से चूज करती है दैट कि डिफरेंट कास्ट गेट रिप्रेजेंटेशन, कि अलग अलग कास्ट के लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकें। अपील फॉर कास्ट वोट्स। और जब भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं हमेशा उसका एड्रेसिंग ही उसी से स्टार्ट होती है कि
फला जाति के नाम पर, फला कास्ट के लोग पर। भाइयों टेंशन न लो, आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, मैं फला वो आदमी उसी कास्ट का होता है, मैं आपके ही बीच का आपका भाई हूँ, मैं आपकी चीज़ों को दूर करूँगा। तो किस नाम पर? पार्टीज ट्राई टू गेन सपोर्ट बाय अपीलिंग टू कास्ट सेंटीमेंट। जिस कास्ट के लोगों को जिस चीज़ें की समस्या होती है, बस वो उसी तरीके से बात करते हैं और उनके सेंटीमेंट्स के आधार पर अपील करते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं और उन्हें वोट देते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आप लोगों को पता होगा, अगर आप क्लास 10th में पढ़ गए हैं तो 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। जहां पर हर एक व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया है, जो एडल्ट हो गया है, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, सबको वोटिंग राइट्स होगा और इसमें किसी भी प्रकार का इनइक्वलिटी नहीं देखने को मिलेगा, ना प्रॉपर्टी के बेसिस पर और ना ही एजुकेशन के बेसिस पर। कोई भी व्यक्ति बस केवल एक चीज़, अनसाउंड माइंड ना हो, पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो, तो उसे वोटिंग राइट्स मिलेगा। वो देशद्रोही ना हो, उसे वोटिंग राइट्स मिलेगा। जिस कंट्री में सबको वोटिंग राइट्स मिले तो वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो किस पर बेस्ड कहा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस कहा जाता है। सिंस एवरी कैन एन वोट, हमारे यहाँ हर व्यक्ति वोट दे सकता है। कास्ट बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पार्टीज टू विन इलेक्शन, इस वजह से कास्ट क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बनता है पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए। राइज ऑफ इक्वल कास्ट इन पॉलिटिक्स, राइज ऑफ न्यू कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या है? मेनी कास्ट दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड लो नाउ डिमांड इक्वल स्टेटस एंड रिप्रेजेंटेशन। इन सब कारणों की वजह से जो हमने ऊपर पढ़ा, आज जो कास्ट के लोग बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बोल लें, तो आज वो क्या हो चुके हैं? मजबूत हो चुके हैं। आज वो इक्वल स्टेटस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। यानी जो पहले कंसीडर किए जाते थे लो, आज वो इस योग्य बन गए हैं कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं? इक्वल स्टेटस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो एकदम बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा लिया है, ख़त्म कर लिया है। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है? कास्ट अफेक्ट्स इंडियन इलेक्शंस, एकदम अभी पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, अभी कास्ट अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है इंडियन इलेक्शन को, वोटिंग बिहेवियर को एंड द सिलेक्शन ऑफ लीडर्स के सिलेक्शन को। और इसका एक सबसे बुरा एस्पेक्ट क्या है? ऑल्दो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट कैन हार्मफुल, अगर कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स होगी, कास्ट के आधार पर डेमोक्रेसी होगा, तो वास्तव में वो बहुत हार्मफुल है, वो सेपरेशन को लीड करेगा। बट इस कास्ट बेस की वजह से कभी कभी वो लोग, ये देखो अभी कहा कि जो लो हैं उनको, वीकर सेक्शन को क्या मिलता है? वॉइस, बोलने का मौका मिलता है, चांस मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका लॉन्ग है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट एनी 2 मेजर्स टू रिड्यूस कास्टिज्म। अब सोचिए, कास्टिज्म हार्मफुल है, इसलिए इसे हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि ये हार्मफुल है। और कह रहा है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कास्ट का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, ये भी बताओ, और इसे कैसे रिड्यूस किया जाए ये भी बताओ। बहुत आसान है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, कास्टिज्म मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंट टू कास्ट ओवर मेरिट और इक्वलिटी। किस बेसिस पर? मेरिट और इक्वलिटी के बेसिस पर। किसी को क्या? किसी को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, किसी को कम इम्पोर्टेंस देना, यही क्या कहलाता है? कास्टिज्म कहलाता है। तो कास्टिज्म क्या है? टू गिव इम्पोर्टेंस देना किसी कास्ट को मेरिट या इक्वलिटी के आधार पर किसी दूसरे कास्ट के ऊपर।
इट हार्म्स, ये नुकसान पहुंचाता है किसे? डेमोक्रेसी को। बिकॉज इट डिवाइड्स पीपुल एंड क्रिएट्स इनक्वलिटी। वास्तव में डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? हमें सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, हम सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वास्तव में वो रियल डेमोक्रेसी होगी ही नहीं। क्या है इम्पैक्ट हमारी पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहला, ब्रेक नेशनल यूनिटी। अगर हमारे यहाँ कास्टिज्म को रोका नहीं गया, इसी तरीके से चलता रहा, तो ये आज हमारे यहाँ जो नेशनल यूनिटी देखने को मिलती है ये ब्रेक कर देगी। तो एक लाइन इसमें लिख दिया हमने, कास्टिज्म डिवाइड्स सोसाइटी। कास्टिज्म सोसाइटी को क्या करता है? डिवाइड करता है। एंड वीकेंस नेशनल यूनिटी, और नेशनल यूनिटी को क्या करता है? वीक करता है। इट कैन इवन लीड टू वायलेंस, और इसकी वजह से क्या होता है? वायलेंस। इसकी वजह से आपस में लोग क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं। अगेंस्ट ये फर्स्ट नेशनल यूनिटी को नेशनल यूनिटी के ब्रेक करती है। सेकंड क्या है? अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है? सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, किसी के साथ इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। मगर ये डेमोक्रेसी में इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। कास्टिज्म गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? इक्वलिटी को, सबको जस्टिस मिलेगा, सब एक साथ फ्रेटर्निटी भाईचारे के साथ रहेंगे, और ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। मगर कास्टिसिज्म क्या करता है? इन सबको जीरो कर देता है। सो कास्टिज्म को हमें अवॉइड करना है। तीसरा क्या प्रभाव देखने को मिलता है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर? क्रिएट्स फियर एंड टेंशन, इट स्प्रेड मिसट्रस्ट। इस कास्टिज्म की वजह से एक दूसरे पर क्या होता है? मिसट्रस्ट होता है। अगर सब एक साथ कहीं पर बैठे हैं और एक को वहीं पर खड़ा करा दिया जाए, तो सोचिए अगर 100 लोग वहाँ पर खड़े हैं, 100 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसके साथ क्या लगेगा? खराब लगेगा, मिसट्रस्ट होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और उसे डर भी लगेगा कि कहीं ये लोग हमारी चीज़ों को नुकसान न पहुंचा दें। और सस्पिशन, एक दूसरे के ऊपर लोगों को क्या होगा? सस्पिशन होगा, एक दूसरे पर शंका करना सस्पिशन कहलाता है। एमंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे पर मिसट्रस्ट करेगा, फियर करेगा, शंका करेगा, सस्पिशन करेगा। ये सारा क्या है? टेंशन को जन्म देगा, फियर को जन्म देगा। और क्या मेजर्स हैं कि कास्टिज्म को रिड्यूस करने के क्या मेजर्स हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 17 में एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, सीधी हेडिंग, एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी शब्द दिया गया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इसे बैन करता है कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। लॉ अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत कठोर कानून बनने चाहिए अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। इसे फंडामेंटल राइट में शामिल ही इसे किया गया, कंसीडर ही इसीलिए किया गया कि सोचिए अगर कास्ट के आधार पर आपके साथ कोई भी इनइक्वलिटी की जा सकती करता है कोई, तो आर्टिकल नंबर 32 में सीधे आपको राइट दिया गया है कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, और आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा, आपकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? केस लड़ेगा। और सामने वाला जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया है उसका क्या हाल होगा वो सोच भी नहीं सकता। ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। अब इसमें हमने कंक्लूजन क्या दे दिया? कास्टिज्म इज मेजर बैरियर टू इंडियाज प्रोग्रेस, और आज इंडिया के प्रोग्रेस में कास्टिज्म क्या है? एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। सोचिए कि अगर हम कहीं गाड़ी से जाते हैं और टोल प्लाजा आ जाता है, टोल प्लाजा मतलब बैरियर,
हम कितना परेशान होते हैं वो तो एक व्यक्ति की समस्या है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया के प्रोग्रेस में कास्टिज्म क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। विथ स्ट्रांग लॉज, कठोर कानून बनाकर, अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करके, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर, सोसाइटी कैन ओवरकम, ओवरकम मतलब काबू पाना, किसी चीज समस्या को हल करने को ओवरकम कहते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की समस्या से आपको निजात पाना है, उस पर काबू पाना है, तो हमें स्ट्रांग लॉज बनाने होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी होगी। नहीं तो इंडिया की प्रोग्रेस में ये बहुत बड़ा मेजर मतलब सबसे महत्वपूर्ण बैरियर है डेवलपमेंट में। ठीक है, थैंक यू। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन, कास्ट के ये 4 क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हैंडल किया है। और यदि आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको जेंडर, रिलीजन, कास्ट को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है बच्चों, हम लोग कल संडे को फिर से इसी समय आपको चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।